हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS NCERT स्टडी। आज हम क्लास 9 हिंदी की क्षितिज बुक का चैप्टर 1 रीड करेंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। यह उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिहानी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, जैसा चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई दी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होता नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों ने जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों में अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाए तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गर्दे बना दिया, लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछड़े की ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ समझेंगे, मगर हमारे विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। जूहरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दाव करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद से भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है। गोलगप्पा उड़े लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चिंता होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरे गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट सूंघकर अपनी थकान मिटा लेते। नाद में खली घूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। संयोग की बात, झूरी ने एक बार कोई के ससुराल भेज दिया। बैलों को यह क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूं बेच जाना उन्हें अच्छा न लगा। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे हाँकते तो दोनों दाएं बाएं भागते।
पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करा लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगैये तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगैये बहुत मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों ने उस समय दुनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा कराल लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्युमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा में निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटी लाया, कोई गुड़, कोई चौकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। उसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नरक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोक के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिलाकर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोड़ते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। आप देखो कहाँ से खली और चौकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ, मजदूर को कड़ी तगादी कर दी गई, बैलों को खाली भूसा दिया गया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मारे डालेगी। चुरा कर डाला? न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल दिया। वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर से वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बहनों को खली चूना सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा।
नांद की तरफ आंखों तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाए। एक बार जब उसी निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर एक बराबर हो गया। गली में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही लेनी थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझा, नहीं भाई, खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं 1-2 गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठकर रह गया। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस व्यक्ति टाल जाना ही मसलहत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदयों को मानो भोजन मिल गया। वहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिकाओं ने 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गालसू का भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है उसकी लड़की है, जो इस घर का मालिक है। बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिलसिला न मना है, यह भूल जाते हो। तुम तक किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चलें? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके हाथ माथे सहलाए और बोली, खूब लेती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गरा खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चले। दोनों फूफा वाले बैल भाग रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भाग रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाहट भीतर से निकला तो और दोनों बैल को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना है? हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेताश भागे, वहीं उसे मार गिराना था।
उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वे अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकाली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिला। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्टर चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुंह भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो नौदगरा होता है और जो दौड़ाए। फिर कई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे और मैं आगे से रगेतता हूँ, तुम पीछे से रगेतो। दोहरी मार पड़ेगी तब भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लगे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मूल्युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाए। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उस पर सवार न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा को अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा। हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी संकेत भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरते हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ठैंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे, वह सोचा। पहले कुछ खा लें तो सोचे। सामने मटर का खेत ही था। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी तो 2-4 गिलास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां ले दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। फिर तो हीरा मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में घुसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्र को जीवन में पहली बार ऐसा सबक साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियां और कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर थे कि खड़े भी न हो सकते। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमक मिट्टी चाटनी शुरू की। फिर इससे
क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, यह मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न आरो भाई। यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर करते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग में दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ गया। इसने दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर एक चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उस समय कांची हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का अजड़पन लेकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारने किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने भी बंधन पड़ते जान से हाथ धोना पड़े, कुछ परवाह नहीं। यूं भी तो मरना है। सोची दीवार खुद जाती है तो कितनी जान बचेंगी। इतने भाई यहाँ बंधे हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी। फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इसी तरह जोर लगाने लगा मानो किसी प्रतिद्वंद से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे से जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चीख उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली। फिर बकरियां निकली। इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों की त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या सहज है। अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों साथ रहे। आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी। लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझे पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है, 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। बूढ़े होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक टन भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता। ठठरियां निकल आई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए।
दोनों मित्र निकल गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कलहों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिलों कांप उठे। वह कौन है और इन्हें क्यों टटोल रहा, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीतर नजरों से देख और सिर झुका लिए। हीरा ने कहा, गया के घर से नायक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने श्रद्धा भाव से कहा, उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन आप उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उसी लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी के काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कहाँ पर रहती, बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे। बहक के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा सा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हाल में चरते नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। चिकने चप्पल कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पांगुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका। बस पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता ही नहीं। उनके दो भाई बड़े के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। साहस दोनों ऐसा मालूम है कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते में गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं में हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया से मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जानने देगा इसे भी मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्हड़ करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे दौड़ता चला था। जूरी द्वार पर खड़े धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक जूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। जूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुरा लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बेचेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है। जाकर थाने से रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती गंजी शूर में की भांति उसका रास्ता रुक खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते और हंसते थे।
जब दड़ियल हरकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझसे गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मार न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मराव दे मर जाऊंगा पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम कितने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली भूसा, चौकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जूरी खरा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम दिए। थैंक यू।